ठीक है बेटा, हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स विद मेटल्स। ठीक है, हेलोएरीन का रिएक्शन मेटल के साथ, जैसे हमने पढ़ा था हेलोएल्केन का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है, वैसा ही हम पढ़ने वाले हैं किसके साथ, हेलोएरीन्स के साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स विद मेटल्स। और पहला है हमारे पास इसमें, ये है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन बेटा आपका बिल्कुल सेम जाने वाला है किसकी तरह, जैसे हमारा वुड्स रिएक्शन होता था। वुड्स रिएक्शन में क्या था, देखिए जरा, वुड्स वाले में क्या था, हम एल्काइल हैलाइड लेते थे। क्या लेते थे, कोई सा भी एक एल्काइल हैलाइड लेते थे, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करते थे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते थे, 2 मोल सोडियम, बनाता क्या था बेटा, ये बनाता था एल्केन विद डबल द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में जितना हमने लिया होता था कार्बन, उसका जस्ट डबल होता था और 2 NaCl निकल जाता था। ठीक है, तो सेम रिएक्शन जैसा वुड्स का था वैसा ही फिटिक जाता है, सेम रिएजेंट सेम मेटल के साथ। तो फिटिक रिएक्शन में रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल के अंडर में ये आएगा, लेकिन फिटिक रिएक्शन में हम हेलो एल्केन की जगह क्या लेते हैं, कोई भी एक हेलोएरीन, एक कोई हेलोएरीन लेंगे। चलो क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, बिल्कुल 2 सोडियम के साथ ही हम करेंगे। 2 मोल ऑफ हेलोएरीन भी लेंगे, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक मतलब बाइफेनाइल, क्या बनेगा हमारा, बाइफेनाइल। दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। अब आपको ऐसे बनाना हो तो बना लीजिए, एक बॉन्ड से दूसरा बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए। ये मैंने जोड़ दिया, इसका नाम क्या होगा, बाइफेनाइल। ठीक है, जोड़ दिया, इधर में नाम क्या है, बाइफेनाइल। ठीक, और साथ में 2 NaCl हमारा रिमूव हो जाएगा। ये हमारा क्या, फिटिक रिएक्शन। ठीक, ठीक वैसा ही रिएक्शन जैसा देता था कौन, वुड्स रिएक्शन देता था, लेकिन हेलो एल्कीन के साथ। अब हमारा हेलोएरीन के साथ ही रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक क्रॉस रिएक्शन समझ सकते हैं, किसके, हेलो एल्केन और हेलोएरीन के बीच का। ठीक है, हेलो एल्केन एक लेंगे, एक हेलोएरीन लेंगे और मेटल के साथ ही रिएक्शन करा देंगे। मेटल में कौन सा, सोडियम रिएक्ट। ठीक है, सोडियम रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स पढ़ा आपने, फिटिक पढ़ा, अब उन दोनों का एक मिक्सचर, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन लेते थे, फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या लेते थे, हेलोएरीन। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम इन दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं। मैं यहाँ पर एक हेलो, चलो हेलो नहीं, हमने हेलोएरीन लिया है। ठीक है, हमने क्या लिया, हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन, और इसके साथ क्या लिया, एक कोई हेलो एल्केन लेना है। हेलो एल्केन में CH3, चलिए CH3 ले लिया, साथ में एक Cl, किसके प्रेजेंस में है, ड्राई ईथर। ठीक बेटा, कुछ भूल गए लिखना, सोडियम। ठीक है, 2 मोल सोडियम भी रहेगा, 2 Na। रिएक्शन होगा और हमारा क्या बनेगा, जहां से भी Cl निकला है वो वाले कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मान लीजिए ऊपर वाले से हमने क्लोरीन निकाला और इधर वाले में से क्या, इस कार्बन से, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, CH3 इधर जुड़ जाएगा और प्लस 2 मोल NaCl आपका रिमूव हो जाएगा। ये दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या होगा, इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा, मिथाइल बेंजीन। या कॉमन नेम क्या होता है इसका, हमने आपको बताया हुआ था,
टॉलुइन बोलते हैं इसी को, ठीक है, इसका नाम होगा टॉलुइन। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये दो चीजों को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हेलोएल्केन्स या हेलोएरिन्स जिसमें एक से ज्यादा हमारे पास क्या हो, हेलोजन जुड़े हुए हो। इनके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही कुछ उसके डीमेरिट्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो वो क्रिएट करते हैं इन्वायरमेंटल के लिए। इन्वायरमेंटल इश्यूज कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ हमारे हेल्थ के लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। चलिए ठीक है, ओके, एक सेकेंड, स्लाइड चेंज करने जिससे बैकग्राउंड मेरा क्लियर हो जाए। चलिए, ये रहा। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, वो कंपाउंड्स, ठीक है, वो कंपाउंड्स द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स, एक से ज्यादा हेलोजन एटम कंटेन करते हो। हेलोजन एटम भी लिखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। मेनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, बट दे आल्सो पोज या पजेज सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड्स, ठीक है, इनके साथ जुड़ी होती हैं कुछ इन्वायरमेंटल और हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो पहला है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक, डाइक्लोरोमीथेन CCl2H2, CCl2H2, ठीक है। इसका दूसरा नाम मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है बेटा, मिथाइलिन क्लोराइड। यूज क्या होता है, ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट होते हैं ड्रग्स के लिए, ड्रग्स में, ठीक है, ड्रग्स को मिलाने के लिए। ड्रग मतलब वो ड्रग नहीं जो अक्सर जिनके बारे में बुरी बातें होती हैं, ठीक है, ड्रग होते हैं आप हमारे क्या, स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है बेटा। तो उनके लिए सॉल्वेंट का काम करते हैं। कई सारे ड्रग्स को एक साथ मिलाना पड़ता है ना, तो कोई ना कोई तो सॉल्वेंट चाहिए, सॉलिड ड्रग्स अगर एक साथ मिला रहे हैं तो कुछ सॉल्वेंट चाहिए। तो हमारा यही होता है बेटा कि मिथाइलिन क्लोराइड हमारा सॉल्वेंट होगा। पेंट रिमूवर की तरह भी ये यूज होता है। ये किसकी तरह यूज होगा, ये पेंट रिमूवर। एंड एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, एरोसॉल समझते हो आप, एरोसॉल्स एयर इन सोल्यूशन, मतलब एयर को अगर घोला जाए पानी में, ठीक है, या गैसेस को अगर घोला जाए लिक्विड में तो एरोसॉल बनता है। जैसे हमारा डीओ, ठीक है, डीओ कभी देखा है, हाँ, तो जब प्रेस करते हैं तो काफी फोर्स के साथ क्या निकलता है, गैस, साथ में कुछ लिक्विड। अगर ये उसको बाहर निकालने के लिए फोर्स के साथ वो प्रोपेलेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बिना डीओ बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। जो हमारा वो सब्सटेंस है जो एरोमा प्रोड्यूस करता है बेटा, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उसके लिए प्रोपेलेंट की तरह काम करते हैं, जो मिक्स किया जाता है उसमें, ठीक है, जिससे कि वो फोर्स के साथ बाहर आ पाए। यूज्ड एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल को साफ करने के काम में भी यूज होता है। तो इसके साथ देखो, मैंने बोला हुआ था अगर इसके कुछ यूज हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी थे, ठीक है, कुछ साइड इफेक्ट भी थे बेटा। साइड इफेक्ट क्या है, ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन CNS को क्या करता था, CNS शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक है। जब ड्रग आप कभी इन फ्यूचर पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाएगा CNS डिप्रेसेंट, कुछ ऐसे दवाएं या ड्रग्स होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको कमजोर बनाते हैं या फिर, ठीक है, तो इसीलिए वो यूज होते हैं किसकी तरह, ये CNS डिप्रेसेंट जो होते हैं हमारे लिए, वो दर्द निवारक दवाएं, सुना होगा ना, दर्द से, जैसे मॉर्फिन वगैरह। मॉर्फिन पहले के टाइम में यूज होता था कि सेना वाले लेकर जाते थे, अचानक में अगर मान लीजिए कहीं पर उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती थी तो मॉर्फिन लेकर वहां पड़े रहते थे, अगर गोली लग गई या चोट लग गया तो वो दर्द को कम करने का काम करता था, खत्म नहीं करता था, सिर्फ कम करता था। तो उसी तरीके से ये CNS डिप्रेसेंट की तरह ये भी काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, लेकिन क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। एक्सपोजर ऑफ लोअर लेवल ऑफ इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन,
सुनने में और देखने में दर्द होता है, अगर डायरेक्ट आपके आंखों में पड़ जाए तो कॉर्निया तक को जला सकता है। ठीक है, दूसरा ले लीजिए ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूज तो आपको पता होगा ना, पहले के टाइम पे ये सर्जरी के पहले दिया जाता था एक फिक्स अमाउंट में, इतना अमाउंट में कि पेशेंट जो है वो उठ ना जाए, ठीक है, हमारा सर्जरी करते हुए। तो यूज क्या है, मेजरली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट। फ्रियोन रेफ्रिजरेंट, फ्रियोन के बारे में अभी आगे ही पढ़ने वाले हैं, तो फ्रियोन इन्हीं से बनता था। ठीक है, प्रीवियसली यूज्ड एज ए जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। सर्जरी में एनेस्थीसिया की जगह इसको दिया जाता था पहले के टाइम पे, बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक्स लाइक ईथर। अब आजकल ईथर दिया जाता है। ठीक बेटा, सर्जरी के टाइम पे अब आजकल ईथर दिया जाता है, पहले के टाइम पे कुछ लिमिटेड अमाउंट में आपको क्लोरोफॉर्म दिया जाता था जिससे कि असर ना हो चोट का। ठीक है, आपका आपका बॉडी क्या होता, थोड़ी देर के लिए रेस्ट सुन्न पड़ जाता था। ठीक है, दिमाग से आप क्या बेहोश टाइप के हो जाते थे आप कुछ समय के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि यार ये क्लोरोमीथेन जो है क्या होता है कि यार इसको डार्क कलर के बॉटल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बोर्ड में आते हैं कि क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉस्जीन नाम का गैस बनाता है। ठीक है, फॉस्जीन COCl2, ये गैस टॉक्सिक होता है, इसीलिए इनको सनलाइट से बचाने के लिए डार्क कलर के बॉटल में रखा जाता है ठंडे जगहों पर। ठीक, इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। एक तो टाइटली पैक किया जाता था डार्क कलर के बॉटल में, एयर भी बाहर रहे और सनलाइट भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म अगर एयर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, O2, तो बनाएगा ये फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन गैस, ये फॉस्जीन गैस बहुत जहरीला होता है ये रिएक्शन। ठीक है, आप रिएक्शन ध्यान देंगे, रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट, और बनाता क्या है फॉस्जीन COCl2, और साथ में क्या HCl रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं, वैसे बैलेंस करने के लिए दो, इधर में कुछ नहीं, 2 and 2। ठीक, रिएक्शन बैलेंस होगा। खैर बैलेंस रिएक्शन आपका लिखा भी गया है। अगला है ट्राई आइडोमिथेन, आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म ऑइंटमेंट की तरह यूज होता है। ऑइंटमेंट मतलब चोट लग गई वहां पर आपने लगा दिया, एंटीसेप्टिक की तरह। ठीक है, एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक इस वजह से नहीं होता था क्योंकि इसमें आयोडीन है। ठीक है, क्या लिखा है इधर में, इट इज यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, हाउएवर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। ठीक है, ये आयोडीन रिमूव करते थे अपने अंदर से, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता था, आइडोफॉर्म की वजह से नहीं करता था। आइडोफॉर्म खुद ना असर करके एंटीसेप्टिक की तरह वो फ्री आयोडीन रिलीज करता था। ठीक है, आयोडीन के सोल्यूशन से धुला भी तो जाता है यार, ये सुने हो आप टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है, तो आयोडीन के पास एंटीसेप्टिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे चोट लग गई तो उसे धुलने का काम ये सब चीजों के लिए होता था। तो अब देखो क्या होता है कि ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शेबल स्मेल, स्मेल बहुत खराब होती है आजकल। ठीक है, ये आयोडीन के कुछ और फार्मूला बना लिए गए हैं, उनकी तरह उनकी जगह पर ये यूज होने लगा। अब वैसे ये इतना ज्यादा खतरनाक है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैन्युफैक्चर क्या करने के लिए किया जाता है बेटा, रेफ्रिजरेंट या प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल। ये भी एरोसॉल के प्रोपेलेंट में काम आता है। प्रोपेलेंट आपको बताया क्या होता है, ठीक, प्रोपेलेंट आपको मैंने बता दिया क्या होता है। और रेफ्रिजरेंट में भी, रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेटर के कूलेंट, ठीक है, इन सब चीजों में यूज हुआ करता था। अच्छा, तो ये खतरनाक भी तो होता होगा ना, खतरनाक इसलिए होता होगा कि यार रेफ्रिजरेटर और AC के कूलेंट, इन सब चीजों से क्या होता है, ओजोन का डिप्लेशन, तो सेम इनके साथ भी है। रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट के प्रोपेलेंट बनाने के काम में आता है। एक्सपोजर कॉजेज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। कौन सा कैंसर बेटा, लीवर कैंसर। व्हेन रिलीज इनटू द एयर, एयर में जब रिलीज करें तो अपर एटमॉस्फेयर में जाता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। कौन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक, अगला फ्रियॉन्स, उनकी बात हो गई यार, जो भी पहले ऊपर पढ़ा था ना, फ्रियॉन के मैन्युफैक्चर में काम आते हैं। तो द
क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन भी हो, जिसमें फ्लोरीन भी हो। जैसे फ्रियॉन 12 सबसे कॉमन है, CCl2F2, ठीक है, इसका नाम है फ्रियॉन 12, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म होता है बेटा, सबसे कॉमन है। ये क्या होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव एंड इजिली लिक्विफेबल गैसेस, ठीक है, लिक्विफिएबल होते हैं ये। अब यहाँ कॉन्सेप्ट नोट में दिया गया है कि व्हाट इज प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, पहले यूज किया था, पहले होना चाहिए, बट ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। गैस या केमिकल होते हैं एरोसॉल के स्प्रे के अंदर, जैसे डिओड्रेंट या रूम फ्रेशनर के अंदर, दैट क्रिएट्स प्रेशर, जो क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, ठीक, और आप प्रेस करोगे तो काफी प्रेशर के साथ आपका गैस या जो लिक्विड रहता है वो निकलता भी है, ठीक है। व्हेन द नोजल इज प्रेस्ड द प्रोपेलेंट एक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द लिक्विड, वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं लिक्विड को बाहर निकालने के लिए, एज ए फाइन मिस्ट, धुंध की तरह, मिस्ट मतलब धुंध। फ्रियॉन्स वर वाइडली यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट बिफोर दियर बैन, जब तक ये बैन नहीं हुए थे इससे पहले प्रोपेलेंट की तरह यूज किए जाते थे। इन्वायरमेंट पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, देखिए, फ्रियॉन्स इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन लेयर जहां पाया जा रहा है, ठीक है बेटा, और ये ओजोन का नेचुरल बैलेंस O3 को तोड़ देते हैं ये, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन में ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा। एसी, ठीक है, एसी में यूज होता है फ्रियॉन बेटा एज ए कूलेंट, तो एसी इसीलिए मना किया जाता है ज्यादा चलाने से। नेक्स्ट है पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। DDT का फुल फॉर्म भी एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो DDT का याद रखिएगा बेटा। तो ये पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। गेहूं में बहुत ज्यादा जब कीड़े पड़ने लगे थे तब इसका यूज किया गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत इतना ज्यादा अमाउंट में यूज किया गया ये कि जब बारिश होती थी तो वो बह के कहाँ जाते थे, नदियों में जाते थे। तो फिर यार चलो उसके आगे ये बायो मैग्निफिकेशन करते थे, बायो मैग्निफिकेशन आपको समझाते हैं। अब देखो और भी जगह यूज होता था, मलेरिया में मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए, और लाइस कैरिंग टाइफस, लाइस मतलब वो खटमल टाइप, आप समझ सकते हो, कुछ वैसे कीड़े जो काटते हैं, ठीक है, टाइफस रोग उनसे होता था, उनके लिए ये यूज होते थे, उनको खत्म करने के लिए। अब इन्वायरमेंट पे इनका इम्पैक्ट क्या है, बायो मैग्निफिकेशन करते हैं। बायो मैग्निफिकेशन समझिए आप इस तरीके से कि यार ये जो DDT का लेवल है वो फूड चेन में बढ़ता है नीचे से लेकर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो फसल से हमने फसल में डाला, फसल से ये नदियों में गया, रिवर में गया, ठीक है, रिवर में बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इसका कुछ अमाउंट लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म। देखो रिवर में गया तो रिवर में बहुत कम अमाउंट में होता है DDT, लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म लेते हैं वो थोड़ा सा अमाउंट में DDT बढ़ जाता है। फिर आगे इनको कौन खाता है, इनको स्मॉल फिश खाती हैं, छोटी मछलियां खाती हैं, छोटी मछलियां खाती हैं, तो इनका DDT ट्रांसफर हो जाता है इनमें, स्मॉल फिश में, और बाकी वो पानी में रह रहे हैं तो कुछ उनका भी DDT का लेवल, एक मैं अपने मन से अप्रोक्सीमेशन लेकर चलता हूँ कि 0.0003 ppm अगर इसमें रहा होगा DDT, तो बेटा इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है 0.05, इधर आते आते थोड़ा और बढ़ जाता है 0.5 हो जाता है। इन स्मॉल फिश को खाएगा कौन, लार्ज फिश, ठीक है, लार्ज फिश, बेटा इनमें थोड़ा और वैल्यू बढ़ जाएगा, मान लेते हैं 2, ठीक है। इनको कौन खाएगा, वो बर्ड्स, देखा होगा ना जो मछलियां खाती हैं, वो बर्ड्स, उड़ने वाले बर्ड्स जो मछलियां खाती हैं, इनमें काफी ज्यादा, ठीक है, इनमें काफी ज्यादा अमाउंट में DDT पाया जाता है। इन बर्ड्स को अगर इंसान खाए तो उनके अंदर भी होता, मतलब DDT क्या होता है, नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, ये हम मेटाबोलाइज कर नहीं पाते, पचा पाते नहीं, हमारे बॉडी में स्टोर होता जाता है, हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये स्टोर होता जाता है, ठीक। इट डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज, इट इफ इंजेक्शन कंटिन्यूज एट ए स्टेडी रेट, लगातार उसको यूज किया जाए, खाया जाए, DDT बिल्ड्स अप विद इन द एनिमल ओवर टाइम, समय के साथ बढ़ता रहता है। दिस हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश एंड एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन लीड्स टू इट्स बैन इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में ये बंद भी है, ठीक है।
तो ये रहा हमारा डीडीटी। बात आती है फिर बेटा डीडीटी के स्ट्रक्चर की। क्या होता है डीडीटी का स्ट्रक्चर? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रक्चर को भी। क्या है ये? इसका नाम क्या है? पैरा, पैराडैस, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। सबसे पहला क्या, लास्ट वाला वर्ड हमारे पास इथेन आया, एक 2 कार्बन रहेगा, ठीक है। या देख लीजिए, एक ट्रिक से जान लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको नाम एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक फेनाइल ग्रुप लगाया, ठीक। पैरा पोजीशन पर क्लोरीन, एक और फेनाइल ग्रुप ऐसे क्रॉस में बना लिया करिए, ठीक है। इस पर भी आप लगा दीजिए Cl। उसके बाद फिर क्या है, देखो बेटा यहाँ पर Cl, इधर में Cl, ठीक। पैरा पैरा डाइक्लोरो, मेरे पास 2 कार्बन भी मुझे बनाने हैं। एक कार्बन तो चलो यहाँ पर हो गया, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर भी हो गया, एक और कार्बन मुझे बनाना है, चलो यहाँ बना लिया, ठीक है बेटा। यहाँ एक कार्बन बना लिया, इस पर भी क्लोरीन लगा दीजिए और इधर भी क्लोरीन लगा दीजिए, हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ट्राइक्लोरो इथेन, देखो इथेन है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, ठीक है बेटा। वैसे 1 इसको देंगे, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। 3 क्लोरीन एक कार्बन पे लगे हुए हैं और एक कार्बन पे क्या लगा है, पैरा क्लोरो, और दूसरे पे क्या लगा है, पैरा क्लोरो। ये डैश का क्या मतलब है, मतलब कि एक क्लोरीन अगर एक फेनाइल पे लगा है तो दूसरा क्लोरीन दूसरे फेनाइल पे, वो भी पैरा डैश पोजीशन लिखने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए। ये पैरा अलग है, ये पैरा अलग है, ठीक बेटा। ये डीडीटी का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बना ले जाएंगे, आसान है, ठीक। एक और तरीका भी बता सकते हैं, ऐसे इंसान बनाते हो ना आप, इंसान, ये इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन लगा दीजिए पैरों पे, ठीक है। फेनाइल ग्रुप लगा दिए करिए उसके, और यहाँ पर क्या, क्लोरीन, एक और, हाँ टफ लग रहा है, यहाँ पर एक Cl, ठीक है। ये भी वही है, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।